जय हिंद मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। इस वर्ष भारत में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। चुनाव अपने आखिरी चरण में हैं। बहुत सारे लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत के साथ साथ विश्व की एक और बड़ी डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इस वर्ष जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों के मध्य में क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, क्या ये हमेशा से ही ऐसी थी? क्या सभी को मतदान करने का अधिकार हमेशा ही प्राप्त था? इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है? ये पूरा जो चुनाव का सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी का एक अभिन्न हिस्सा है। एनी डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, इस पार्ट में हम इस बात को विस्तृत रूप से समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस कैसे रही है भारत में और विश्व में भी, उसका उद्भव कैसे हुआ है। और ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आगे हम ऐड करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस जैसे लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, उन सभी इलेक्शंस से रिलेटेड जानकारी विस्तृत रूप से प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शंस से जुड़े हुए बहुत ही मूलभूत जो बातें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विद द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्शन होता क्या है। जब बहुत सारे लोग एक साथ आके अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके किसी एक लीडर, किसी एक नेता को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सके, जो उनके बिहाफ पर निर्णय ले सके, तो इस फॉर्मल प्रोसेस को इलेक्शन कहते हैं। और जो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी लोकतंत्र एक सफल चुनाव के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत भी क्यों है। तो आप सपोज़ करिए कि किसी एक सोसाइटी में अगर 100 लोग रहते हैं। अब उस सोसाइटी की बहुत सारी ज़रूरतें होंगी उस समाज की, कि सड़कें कहाँ बननी है, स्कूल्स कहाँ खुलेंगे, एजुकेशन का पैटर्न क्या होगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्सेशन का सिस्टम क्या होगा। तो हर रोज़ हर किसी सिटीजन के पास इतना समय और इतना एक्सपर्टीज़ नहीं होगा कि वो अपना निजी जीवन का कार्य छोड़कर इन सभी मुद्दों पर दिन प्रतिदिन आकर फैसले ले सके। तो इसके लिए जो नागरिक होते हैं वो अपने अधिकारों को डेलीगेट करते हैं किसी एक लीडर को, जो उनके बिहाफ पर ये सारे डिसीजंस, ये सारे निर्णय लेता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए इलेक्शंस बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसके थ्रू हम अपने लीडर का चुनाव करते हैं। और सिटीजन्स जो है वो अपने पावर को डेलीगेट करते हैं, ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका प्रतिनिधि है, वो सिटीजन्स के बिहाफ पे सिटीजन्स के लिए डिसीजंस ले सके। अब हम आते हैं कि इलेक्शंस जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसका इवोल्यूशन, इसका उद्भव कैसे हुआ है। पहले हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं जो वैदिक पीरियड था, जिसको बेसिकली 1500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, तो सोसाइटी जनपद और विश्व में बटी हुई थी। तो जनपद जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती थी, और जो उस ट्राइब का जो चीफ था उसको राजन कहा जाता था। अब उस राजन का जो इलेक्शन होता था, उस सोसाइटी में समिति बनी होती थी। जो समिति होती थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें उस सोसाइटी के सारे लोग इंक्लूडेड होते थे, और वो सारे लोग जिस भी व्यक्ति को इंडोर्स करते थे, जिस भी व्यक्ति को चुनते थे, वही राजन कहा जाता था। हालांकि बहुत हद तक जो राजन जो होता था, जो उस जनपद या उस विश का जो चीफ होता था, वो बहुत हद तक हेरिडेटरी ही था, लेकिन उसके लिए जो समिति है उसका इंडोर्समेंट काफ़ी ज़रूरी होता था।
उसके अलावा एक और टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम सभा बोलते हैं। सभा में जो समाज के बहुत ही इलीट मेंबर्स होते थे, जैसे कि नोबल्स हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सभी लोग इंक्लूडेड होते थे। और ये राजन को डे टू डे अफेयर्स पे एडवाइस करते थे। अब इनका जो सिलेक्शन का सिस्टम था, सभा के जो मेंबर्स थे वो भी कुछ हद तक एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही होता था। तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमको मिलता है कि किस प्रकार से इलेक्शंस होते थे। इसके बाद थोड़ा और बाद में आ जाते हैं 6th सेंचुरी BC के आसपास। तो उस समय भारत में बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे जो जनपद थे वो पास आके महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे मगध का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारे राजा हुए। तो मगध भी एक महाजनपद था। और भी महाजनपद जैसे काशी एक महाजनपद था। तो मगध और काशी में तो ऐसा कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं था, लेकिन उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था वज्जी। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और वज्जी जो है वो एक रिपब्लिक की तरह काम करता था। रिपब्लिक उस स्टेट को बोलते हैं जिसका जो हेड होता है, जो चीफ होता है स्टेट का, वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो महाजनपदों में जो वज्जी जनपद था, तो वज्जी जनपद में बहुत सारे छोटे छोटे रिपब्लिक थे। जैसे लिच्छवी एक रिपब्लिक था। आपने सुना होगा गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एक राजा हुए थे। तो समुद्रगुप्त गुप्त की जो माँ थी वो लिच्छवी रिपब्लिक से बिलोंग करती थी। तो इस जो छोटे छोटे रिपब्लिक थे वज्जी महाजनपद में, वो सारे रिपब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव एक इलेक्शन के थ्रू करते थे। और उस वज्जी महाजनपद में जितने भी रिपब्लिक होते थे, सारे रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव साथ मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते थे। मतलब वो साथ मिलकर फैसला लेते थे। आगे आते हैं मिडिवल इंडिया में क्या रहा है सिस्टम। सो मिडिवल इंडिया में बहुत सारी जगह देखा गया है कि विलेज काउंसिल्स और पंचायत बनना स्टार्ट हो गए थे। जैसे राजस्थान में देखने में आया है कि वहाँ पे जो विलेज काउंसिल थी, हर विलेज में एक काउंसिल होती थी जिसके जो सदस्य होते थे वो डायरेक्ट विलेज के जो नागरिक होते थे, जो ग्रामीण होते थे, उनके द्वारा चुने जाते थे। मांडू एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो 14th सेंचुरी में काफ़ी एक प्रोमिनेंट राज्य था ये। तो यहाँ पे भी लोकल काउंसिल्स फॉर्मेशंस हुआ जिनको महाजन्स हम बोलते थे। और वो भी एक इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते थे, वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होते थे। और उनका जो फंक्शन था बहुत ही प्रशासनिक और जुडिशियल टाइप का था। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो चोला अम्पायर में हमें एक बहुत ही वाइब्रेंट एग्जाम्पल मिलता है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में। सो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो साउथ इंडिया में जो गांव होते थे उनको नाडु कहते थे, बेसिकली तमिलनाडु में। तो नाडु का मतलब होता है गांव। और हर गांव में एक सभा होती थी जो उस गांव के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंशियल और जुडिशियल डिसीजंस लेती थी। उस सभा को उर बोलते हैं। अब जो उर के जो मेंबर्स होते थे उनका जो चुनाव होता था वो भी एक इलेक्शन सिस्टम्स की प्रक्रिया के तहत होता था। इसका जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इस सिस्टम को हम कुडावोलई सिस्टम भी कहते थे, जिस इलेक्शन सिस्टम के तहत उर के सदस्य चुने जाते थे। थोड़ा सा ब्रीफ आपको इस पे देना चाहूँगा कि इसका चुनाव कैसे होता था। तो जो उर के सदस्य चुने जाते थे, तो चुनने से पहले एक क्राइटेरिया होता था कि कौन कौन कंटेस्ट कर सकता है। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे, जैसे उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनके पास कुछ एक लिमिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया थे। अगर वो क्राइटेरिया को पास करने के बाद मेंबर्स जो है वो उर के सदस्य बनने के लिए कंटेस्ट कर सकते थे। और कंटेस्ट कैसे होता था कि जो भी मेंबर कंटेस्ट करने के लिए उतरते थे उन सारों के नाम पाम के पत्ते पे लिख के एक अर्दन पॉट में डाल दिया जाता था, एक मिट्टी के बर्तन में। फिर एक यंग किड उसमें से पत्तों को निकालता था। जितने भी वैकेंसीज होती थी उर में उतने पत्तों को वो यंग किड निकालता था, और जिनका जिनका नाम आता था वो सारे चुन लिए जाते थे। तो ये सिस्टम था जिसको हम कुडावोलई सिस्टम भी कहते हैं। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में
इसका संदर्भ हमें मिलता है। अब हम आते हैं कॉलोनियल पीरियड में। तो जब ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच ये सब भारत में आना स्टार्ट हुए, भारत एक कॉलोनी बन गया बेसिकली वेस्टर्न एम्पायर्स की। तो उसमें इलेक्शन का सिस्टम कैसे डेवलप होता है, तो कॉलोनियल पीरियड में हम देखते हैं तो सबसे पहला हमें एग्जांपल मिलता है जब मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1687 में सेटअप किया जाता है। तो वहाँ पे एक बहुत ही इनफॉर्मल टाइप का इलेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। हालांकि आप इस बात को मान के चलिए कि जितने भी सारे इलेक्शंस के सिस्टम है इसमें सभी को वोटिंग का राइट्स नहीं है, ठीक है। तो वोटिंग का राइट्स सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ही था। उसके बाद अच्छा, इससे जुड़ी एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फादर, मतलब जो पंचायत सिस्टम है भारत में, उसका फादर किसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में पारित किए जाते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1901। तो इन सारे काउंसिल एक्ट में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें इलेक्शन का सिस्टम को और इम्प्रूव किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल आप ऐसे मानिए कि आज की संसद। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था उसके दो भाग होते थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप ऐसे समझिए कि वो आज की संसद है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप ऐसे समझिए कि वो मंत्रिमंडल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो एक्ट और जो कानून है उनको पारित करता था, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था लागू करना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शंस का सिस्टम इन सभी एक्ट्स के तहत थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया गया। फिर मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आता है, जिसमें मॉन्टेग जो था वो उस समय का वायसराय था और केम्सफोर्ड वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1919 में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस की जाती है, और इसमें भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इंक्रीज किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को चुनने के लिए। इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। और आपको ये बताता चलूँ कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ह्यूज पार्ट ऑफ इट इज़ बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इवन द होल फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ वेरी मच रिलाइड अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज का मतलब कि किसको किसको वोट करने का अधिकार है, वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दी जाती है। मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहे थे जिस एरिया में, उस एरिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 10% लोग जो थे वो वोट कर सकते थे। किसको वोट कर सकते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको। अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में इलेक्शन का जो सिस्टम है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो सबसे ओल्डेस्ट एग्जांपल हमको वर्ल्ड में जो देखने को मिलता है वो एंशिएंट ग्रीस का है, जिसकी राजधानी एथेंस थी। तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप ऐसा समझिए कि जो लोग हैं वो सिर्फ अपने प्रतिनिधि को ही नहीं चुनेंगे, बल्कि अगर कोई भी कानून, कोई भी एक्ट आता है, कोई भी निर्णय उनके प्रतिनिधि लेते हैं, तो उसके ऊपर भी जो सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब कि इवन प्रतिनिधि चुनने के बाद भी जो सिटीजन है वो इस बात का भी फैसला कर सकते हैं कि कोई एक्ट पास होना चाहिए, कोई कानून सही है या नहीं है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि नागरिकों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। जैसे भारत में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो हम एमपीज को चुनेंगे, लोकसभा के सांसदों को, और लोकसभा के सांसद जो हैं वो चुने जाने के बाद संसद में जाकर विभिन्न प्रकार के एक्ट और कानून पारित करेंगे।
तो जब वो एक्ट और कानून पारित करेंगे तो उस समय कोई सिटीजन वहाँ जाके वोट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर एक्ट या कानून के लिए, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद हमें स्पार्टा में देखने को मिलता है 754 बीसी में कि जो ईफोर्स ऑफ स्पार्टा थे, ईफोर्स एक 5 मेंबर्स का ग्रुप था जो बेसिकली सारे एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री रिलेटेड डिसीजंस स्पार्टा के लिए लेते थे। एक काइंड ऑफ मंत्रिमंडल ही आप इसको समझिए। तो जो इलेक्शंस होता था ई फोर्स ऑफ स्पार्टा के लिए, उसमें सारे सिटीजन्स को वोट करने का राइट था और कंटेस्ट भी कोई भी कर सकता था, मतलब कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो वो स्पार्टा के ई फोर्स बनने के लिए कंटेस्ट कर सकता था। उसके बाद रोमन रिपब्लिक में भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि रोमन सीनेट का गठन हुआ। सीनेट को आप पार्लियामेंट जैसा ही समझिए, ठीक है, जहाँ पे चुने हुए मेंबर्स जाते हैं और फिर वो डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ पे। आइसलैंड में भी हमें देखने को मिलता है, बल्कि इवन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्स जहाँ पे एनुअल मीटिंग्स होती थी, उसका जो दृष्टांत है वो हमें आइसलैंड में देखने को मिलता है। फिर मिडिवल यूरोप में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड में भी अर्ली फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट बनना शुरू हो गई थी और 1215 में जो इंग्लैंड का किंग था वो एक मैग्ना कार्टा पारित करता है। मैग्ना कार्टा को हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये बेसिकली एक प्रिकर्सर है फंडामेंटल राइट का। जो विभिन्न देशों में आप फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों की बात आप देखते हैं, उसका जो उद्भव हुआ है वो इसी मैग्ना कार्टा से हुआ है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इनलाइटमेंट जब शुरू हुआ यूरोप में और रिवॉल्यूशनरी एरा शुरू हुआ तो उस समय भी बहुत सारी डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स लोगों को दिए गए और लोगों को मतलब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाया गया। और 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे देशों में यूनिवर्सल एडल्ट सफराज की बात की गई, एक्सपेंशन ऑफ सफराज। एक्सपेंशन ऑफ सफराज से आप ऐसा समझिए कि वोटिंग राइट्स जो है कितने किस किस प्रकार के लोग और पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज वोट कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक्सपेंशन। फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड नेशंस का भी काफ़ी सारा सपोर्ट रहा विभिन्न कंट्रीज़ में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट कराने के लिए, स्पेशली इन अफ्रीकन कॉन्टेंट जो कि बहुत ही केओटिक रीजन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिक्टेटर्स रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुआ। अब जो सफराज का जो एक्सपेंशन है, मतलब वोटिंग राइट्स का जो एक्सपेंशन है फॉर डिफरेंट पीपल, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है विभिन्न कंट्रीज़ में। तो जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखें तो 15th अमेंडमेंट 1870 जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उनको पहली बार ब्लैक्स को भी वोटिंग राइट्स दिया गया जो एफ्रो अमेरिकन थे। तो उसके पहले ब्लैक्स को कोई वोटिंग राइट नहीं था और 1870 में ये पहली बार दिया गया। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था? वो अब्राहम लिंकन। हालांकि अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी 1865 में जब अमेरिका का सिविल वॉर ख़त्म होता है। अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो 1861 से 1865 तक चलता है और 65 में वो ख़त्म होता है और उसी समय अब्राहम लिंकन की भी डेथ होती है। परंतु उन्हीं के प्रयासों से अंततः 1870 में ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स मिलता है। फिर वुमेन को जो वोटिंग राइट्स मिलता है वो 1920 में सूजन बी एंथोनी के प्रयासों से मिलता है। ये बहुत ही एक फेमस वीमेन एक्टिविस्ट रही हैं यूएसए की, तो इनके प्रयासों से वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिया जाता है 1920 में। फिर 1965 में एक सिविल राइट्स एक्ट आता है। तो आपको बताते चलें कि 1870 में जो 15th अमेंडमेंट हुआ था ब्लैक्स को वोटिंग राइट देने के लिए, तो वो अमेंडमेंट कुछ कंडीशंस के साथ हुआ था। जैसे ब्लैक्स के ऊपर पोल टैक्स लगता था, उनको लिटरेसी टेस्ट देना होता था वोटिंग राइट्स अचीव करने के लिए। वाइट्स के साथ ये केस नहीं था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस फॉर द ब्लैक्स टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स। तो वो सारे हिंड्रेंस जो हैं वो सिविल राइट एक्ट 1965 के तहत ख़त्म कर दिए गए और इसमें जो मेजर योगदान था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ये बहुत ही फेमस एफ्रो अमेरिकन एक्टिविस्ट रहे हैं अमेरिका के। सो इनके प्रयासों से सिविल राइट एक्ट्स 1965 आता है और एकदम अनहिंडर्ड
वोटिंग राइट्स मिलता है सारे सिटीजन्स को यूएसए में। तो आप देखिए कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेवलप्ड कंट्रीज, इन कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट सफराज मतलब सभी को वोटिंग राइट्स देना, इसके लिए कितना टाइम लग गया। भारत में तो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ ही आ गया था। मतलब 1950 में, 26 जनवरी 1950 में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ वोटिंग राइट हु इज़ एबव 21 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अमेरिका में वो 1965 में होता है, जब सभी को विथ इक्वालिटी वोटिंग राइट्स मिलता है। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है, जिसमें वोटिंग राइट्स दी जाती है वुमेन को जो 30 ईयर्स की एज के ऊपर थी और जिनके पास सर्टेन डिग्री क्वालिफिकेशन थी। तो 1918 के पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था इवन इन यूके। फिर 1928 में इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट आता है यूके में और सभी को वोटिंग राइट्स दी जाती है। साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका भी बेसिकली एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो अनटिल 1994 वहाँ पे ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं थी। हालांकि ब्लैक जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका की, तो उसमें नेल्सन मंडेला एक बहुत ही फेमस लीडर, उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उनके प्रयासों से जो एंड ऑफ अपार्टाइड जो होता है, अपार्टाइड रंग भेद नीति उसको बोलते हैं, जो गोरे और काले लोगों के बीच में जो एक डिस्टेंस क्रिएट किया गया था, जो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया गया था, उसको बोलते हैं अपार्टाइड। तो नेशनल मंडेला के प्रयासों से उस रंग भेद नीति को समाप्त किया जाता है और 1994 में साउथ अफ्रीका में भी ब्लैक्स यानी अफ्रीकन्स को वोटिंग राइट्स मिलती है। ठीक है। और नेल्सन मंडेला बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं साउथ अफ्रीका के। उन्होंने 27 ईयर्स अपनी लाइफ के जेल में बिताए टू एंड दिस अपार्टाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि संविधान लागू होने के बाद, भारत ने जब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, उसके बाद इलेक्शन का जो सिस्टम है वो भारत में कैसे इवॉल्व होता है। ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इसी फेज में हुए हैं जिस रूप में आज हम देखते हैं इलेक्शन को होते हुए भारत में। तो इसकी जो नींव रखी गई है वो हमारे संविधान में ही रखी गई है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो सबसे पहले संविधान लागू होने के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट सफराज आ गया था, मतलब सभी को वोटिंग राइट्स थे जो भी 21 ईयर्स की एज के ऊपर थे। और कौन से आर्टिकल से हमें वोटिंग राइट मिलता है? आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी को वोट करने का अधिकार देता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तब जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 ईयर्स थी, मतलब ऑल द पीपल who were above 21 years of age could exercise their vote। लेकिन इस एज लिमिट को बाद में घटाकर 18 कर दी गई 1988 में विद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी जो आप देखते हैं कि हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ये हमेशा से नहीं था, ये 1988 से लागू हुआ है। और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हमारे आम चुनाव हैं लोकसभा के लिए, वो 1951-1952 में कंडक्ट किए गए विद द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी हम सेपरेटली एक वीडियो में विस्तृत रूप में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे और डेवलपमेंट हुए कि जब स्टार्टिंग में जब इलेक्शंस होते थे तो बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता था। बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स हुआ, तो पहली बार जो ईवीएम आया वो 1999 में आया। उसके बाद वीवीपैट का भी इंट्रोडक्शन होता है, जो ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव करता है, ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाता है, उसकी विश्वसनीयता को और प्रगाढ़ करता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। तो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि जनरल इलेक्शंस के दौरान सिटीजन्स जाते हैं और अपने फेवरेट पार्टी के लीडर को वोट करते हैं, बट वो सिर्फ इलेक्शंस का एक प्रकार है। ऐसे इलेक्शंस के कई सारे प्रकार होते हैं,
जैसे हम देखें तो डायरेक्ट इलेक्शंस, तो अभी जो जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं जिसमें हम लोकसभा के सांसदों के लिए वोट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस है, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जो लोकसभा के अलावा राज्यसभा, जो एक दूसरा विंग है पार्लियामेंट का, हमारी संसद का, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको रिस्पेक्टिव स्टेट्स के विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा में जो भी सदस्य जाएंगे उनका चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? उत्तर प्रदेश की जनता। तो आप समझ रहे हैं कि जनता ने पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रतिनिधि को चुना और फिर विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा के प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। तो वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है। फिर इलेक्शंस के और भी प्रकार होते हैं। मेथड्स क्या हैं इलेक्शंस के? जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो अभी जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं वो इसी मेथड का यूज करके किए जाते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब कि जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मात्रा में वोट अर्जित करेगा उसको विजयी माना जाएगा। दूसरा सिस्टम एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो होता है वो वोट कैंडिडेट पे नहीं बल्कि पार्टी के बेसिस पे किया जाता है। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं और बाद में जो पार्टी का जितना वोट शेयर होता है उतनी मात्रा में उसको विधायिका में सीट्स अलॉट की जाती हैं। तो दोनों सिस्टम्स डिफरेंट है। इन दोनों सिस्टम्स को जब हम लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शंस के वीडियो में डिटेल में जब जाएंगे तो इन दोनों पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि जो लोकसभा का चुनाव है चाहे जो विधानसभा का चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होता है और वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इलेक्शन से रिलेटेड? भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं? तो जैसा कि पहले भी बताया है कि आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है और इलेक्शन कमीशन को पावर देता है भारत में इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए, इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। अब इसमें देखिए जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों को कंडक्ट कराती है। लेकिन जो पंचायत का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, भारतीय चुनाव आयोग की बात। और जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो उस पर्टिकुलर राज्य का चुनाव आयोग कराता है और उसका प्रावधान आर्टिकल 243 के में दिया गया है, आर्टिकल 243 के। उसके बाद जो वोटिंग राइट्स लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 326 के तहत भारत में सभी को वोट का समान अधिकार है, सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो 18 साल से ऊपर की अवस्था के हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 327 से लेकर आर्टिकल 329 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर है कि वो इलेक्शंस से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं। ठीक है। अब भारत में इलेक्शंस जो है वो किस किस लेवल पे होते हैं? तो बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे नेशनल इलेक्शंस, तो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन नेशनल लेवल पे होता है जो कि संसद का हिस्सा है। अभी जो जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे, राज्य के स्तर पे विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो सभी राज्यों में विधानसभा है उसके इलेक्शंस होते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है। हालांकि सारे राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, परंतु जिन भी राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है उनका चुनाव राज्य के स्तर पे होता है। फिर लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस का भी उल्लेख संविधान में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।